देश भारत है और ये महान संस्कृतियों का देश रहा है। सनातन धर्म सदियों से यहाँ रही है और सबसे पहला ज्ञात सभ्यता का नाम है हड़प्पा सभ्यता। क्या नाम है? जोर से बोलिए, क्या नाम है? हड़प्पा सभ्यता के काल के बारे में अलग अलग मत है, क्योंकि यह सभ्यता मिट्टी के तले दबा हुआ है। अंग्रेज ने इन सभ्यता को खोद करके निकाला और जब प्रकाश में आया तब पता चला कि हड़प्पा सभ्यता बहुत ही विकसित सभ्यता था। यहाँ की शहरी संस्कृति, कांस्ययुगीन संस्कृति प्रचलित थी। जब हड़प्पा सभ्यता खत्म हुआ तो भारत पर आर्यों के रूप में आज भारत आए और जब आज भारत आए तो इन्होंने जो संस्कृति को जन्म दिया उसको वैदिक संस्कृति कहते हैं। कौन सा संस्कृति कहते हैं? वैदिक संस्कृति कहते हैं। वैदिक संस्कृति को भी दो भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूरे वैदिक काल का कार्य समय जो है वह आपको 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक है। थोड़ा सा पॉज कर लो। वैदिक सभ्यता का काल 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक रहा। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। कितने भागों में बांटा गया है? जोर से बोलेंगे, कितने के? पूर्व वैदिक काल का समय है आपको 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व है। इस समय में ऋग्वेद की रचना हुई। किस वेद की रचना हुई? जोर से बोलेंगे, किस वेद की? ऋग्वेद की। ऋग्वेद काल में समाज में नारियों को बहुत सम्मान था। सभा, समिति, विदत 3 ऐसी संस्था थी जिसमें नारी भी भाग लेते थे। पढ़ा लिखा इस समय में काफी नारियां थी। कुछ का नाम है लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, ये सब उस समय की महान विदुषी नारियां थी। उसके बाद 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। इस समय में काफी परिवर्तन हुआ। जंगल को साफ करके खेती बड़े पैमाने पर होने लगा और लोग सभ्य जीवन जीने लगे। 600 ईस्वी पूर्व आते आते दूसरी शहरीकरण शुरू हुआ। यहीं पर पहला वंश का नाम था वृद्धरथ वंश, उसके बाद हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, उसके बाद आपको नंद वंश। नंद वंश का अंतिम महान प्रतापी राजा जो था उसको धनानंद, उसको हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य 321 ईस्वी में मौर्य वंश का नींव रखा चाणक्य की सहायता से। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य बहुत फैला हुआ था। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश सब इस चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इसके साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे। इसी साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा हुआ अशोक। अशोक के धम्म नीति ने भारत को महान सम्राट के रूप में प्रतिस्थापित किया। फिर पुष्यमित्र शुंग वंश का नींव डाला, कर्ण वंश हुआ, सातवाहन वंश, फिर गुप्त वंश। गुप्त वंश को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त वंश को भारत का, जोर से बोलेंगे, गुप्त वंश को भारत का क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। उसके बाद जो है आपको हर्षवर्धन, इसका शासन भी बहुत ही महान है, इनका भी काफी ख्याति रहा था। उसके बाद सेन वंश, पाल वंश आदि वंश आए। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का नींव रखा था, और जबकि गुप्त वंश का शासक कुमारगुप्त जो है नालंदा विश्वविद्यालय का नींव रखा था। ये दोनों विश्वविद्यालय काफी प्रसिद्ध थे, विदेश से लोग भी यहाँ पर आते थे पढ़ने के लिए। 1206 ईस्वी में आपको गुलाम वंश का नींव रखा गया और 12 से 1526 ईस्वी तक सल्तनत काल रहा। फिर 1526 में बाबर ने मुगल वंश का नींव रखा और 1757 ईस्वी में अंग्रेज ने प्लासी के युद्ध लड़ा और यहाँ से अंग्रेजों का शासन प्रारंभ हुआ। यहीं से आधुनिक युग की शुरुआत मानी जाती है। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। इस युद्ध के बाद अंग्रेज भारत पर पूरी तरह छा गया। अंग्रेजों के अत्याचार से तंग आकर के 1857 का विद्रोह हुआ। बिहार से बाबू कुंवर सिंह ने पूरे जी जान से लड़ा देश को आजाद करने के लिए। दुर्भाग्य से हमारे नेताओं ने अंग्रेज को भगाने में 1857 सफलता तो हासिल नहीं कर पाई, परंतु बहुत सारा परिवर्तन हुआ। उसके बाद
1857 के बाद नरम दल के नेताओं ने अपने प्रयास से भारत को आजाद करने के लिए, भारत को एकता के सूत्र में बांधने के लिए धर्म सुधार आंदोलन शुरुआत की। इसमें पहला धर्म सुधार आंदोलन के नेता थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के बाद राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा का 1815 में गठन किया और 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज का। राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का अंत हुआ 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिक के शासनकाल में। उसके बाद विद्यासागर महान धर्म सुधारक थे, दयाराम सरस्वती, इन्होंने आर्य समाज का स्थापना 1875 ईस्वी में बम्बई में किया था। विवेकानंद ये रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के शिष्य थे, लेकिन भारत का मान सम्मान गौरव को पूरे विश्व में बढ़ाया, क्योंकि इन्होंने शिकागो में 1893 ईस्वी में जो धर्म संसद में भाग लिया, उससे भारत का काफी मान सम्मान बढ़ा। दादा भाई नौरोजी प्रारंभिक अर्थशास्त्री थे। इन्होंने भारत से धन का निष्कासन होने का जो हुआ था, पहली बार 20 रुपया प्रति व्यक्ति इन्होंने निर्धारित किया था और धन निष्कासन का कड़ी आलोचना किया था। इन्होंने इसके लिए मतलब एक किताब लिखा था, धन निष्कासन का, उसमें उन्होंने जिक्र किया था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना मुंबई में हुआ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश को आजाद करने के लिए आंदोलन चलाया। प्रारंभ में 1885 से 1905 ईस्वी तक नरमपंथियों का कांग्रेस पर नियंत्रण रहा और कांग्रेस के नरमपंथी नेता जो है वह शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से आवेदन दे करके, प्रार्थना पत्र दे करके अंग्रेज से राजनीतिक सुधार का प्रयास किया। 1905 ईस्वी में जब भारत का विभाजन हुआ, जब बंगाल का विभाजन हुआ, तब जाकर के अंग्रेज के खिलाफ भारत में जो है स्वदेशी आंदोलन चला और इस आंदोलन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। रविन्द्रनाथ टैगोर भारत का राष्ट्रगीत लिखा था, जन गण मन। बांग्लादेश का भी अमार सोनार बंगला रविन्द्रनाथ टैगोर ही लिखा था। देवेंद्रनाथ टैगोर का पुत्र था, द्वारकानाथ टैगोर का पोता था रविन्द्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर और द्वारकानाथ टैगोर राजा राम मोहन राय के मित्र थे और ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। 1907 ईस्वी में भारत कांग्रेस का विभाजन हो गया नरम दल गरम दल के रूप में। उसके बाद 1915 ईस्वी में गांधी जी भारत आए। 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में इन्होंने नील विद्रोह शुरू किया। इसमें उन्होंने सफलता प्राप्त की और तिनकटिया पद्धति को समाप्त करके गांधी जी राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर करके सामने आए। 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग से क्षुब्ध होकर के भारतीय राष्ट्रीय लोगों ने आंदोलन चलाने का प्रयास किया। खिलाफत का भी मुद्दा था। इन सारे चीज को देखते हुए 1920 में असहयोग आंदोलन शुरुआत किया गांधी जी ने और यह आंदोलन इतना तीव्र हुआ कि पूरा अंग्रेज सहमसा गया। परंतु चौरी चौरा में थाना में 22 सिपाही को जिंदा जला दिए जाने के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया, जिसका सुभाष चंद्र बोस जैसे महान नेताओं ने कड़ी आलोचना किया, चित्तरंजन दास जैसे नेताओं ने आलोचना किया और इसी के विरोध में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन हुआ। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। इसके विरोध में लाला लाजपत राय का लाहौर में सैंडर्स के आदेश पर जो लाठी चलाया गया था उसमें उसकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त आदि नेताओं ने इनका बदला लिया हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के झंडा के तले। 1930 ईस्वी में स्वाभिमान अभियान आंदोलन शुरू हुआ गांधी जी के नेतृत्व में और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। 1940 तक कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय राष्ट्रीय संविधान का गठन हुआ और हमारा भारत देश का संविधान बनकर के तैयार हुआ और इसी संविधान से हमारा देश चलता। प्रथम भारत का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हुआ। कौन हुआ? जोर से बोलोगे, प्रथम प्रधानमंत्री
परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ देश के वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाने के लिए। 1969 तक आते आते इसरो महत्वपूर्ण काम करने लगे। 1972 में रूस से समझौता हुआ और उसके बाद इसरो एक से एक कारनामे दिखाने लगे। पहला इसरो का जब सैटेलाइट लॉन्च होने गया था, बड़े मजे की बात है, ये सैटेलाइट भी ले जाने के लिए हमारे देश के पास संसाधन कम थे। बैलगाड़ी पर ले जा, पहला सैटेलाइट तो साइकिल पर ले गया था लॉन्च करने के लिए। सोचो उस समय के वैज्ञानिक में क्या जुनून था, क्या जज्बा था, कितना मेहनत करता था। वह बिना किसी हिचक के, बिना किसी संकोच के साइकिल पर सैटेलाइट ले जाकर के लॉन्च किया था। दूसरा सैटेलाइट बैलगाड़ी पर ले गया था। दूसरा सैटेलाइट किस पर ले गया था? कितना मेहनती था हमारे वैज्ञानिक। इन्हीं के बदौलत आज हम लोग जो मोबाइल चलाते हैं, इसी सैटेलाइट की वजह से। इन वैज्ञानिकों ने हमारे जीवन में सुधार लाने के लिए बहुत प्रयास किए। इसी तरह देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर करने के लिए हरित क्रांति लाया गया। 1960 के दशक में लाल बहादुर शास्त्री बहुत ही इसके लिए प्रयास किया और स्वामीनाथन हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने हरित क्रांति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। 1975 में पहला परमाणु विस्फोट और 1999 में दूसरा भारत परमाणु विस्फोट की स्थापना के लिए पूरे विश्व में और अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए। इस तरह से 2010 में शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुआ, जिसके तहत आप लोगों को बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं। भोजन मिलता है ताकि कुपोषण दूर हो और स्कूल में बने रहें। ड्रेस मिलता है आपको, किताब कॉपी भी मिलता है, लेकिन आप लोग ड्रेस पहन के नहीं आते हैं। ये दुख की बात है। सभी कोई ड्रेस में आएंगे, किताब खरीद लेंगे, किताब से आएंगे, कब पढ़ेंगे ना। और साथ में अपने दोस्तों को भी स्कूल लाएं। कोई भी बच्चे स्कूल से बाहर ना रहें। हम लोग इसके लिए पूरा प्रयास करें। आप लोग जितना भी है, अपने आस पड़ोस के जितने दोस्त हैं आप लोगों का, उन सभी को बुला करके लाएंगे स्कूल। अपने भी आएंगे, ड्रेस में आएंगे। चलिए आज के लिए जी के इतना ही। धन्यवाद। फिर से सुना, शुरू से मैंने सुना। हाँ बोलो। खुशी की गाती है, कलियां दरवाजे खोल, जब सुधा पर मुस्कुराती है, जब लहरें जब घर से बाहर दौड़ लगाती है जग के सृजनहार प्रभु, जब याद तुम्हारी आती है, जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में इन भागों में जब हरियाली लहराती है, ठंडी ठंडी हवा में मस्ती होकर लाती है जग के सृजनहार प्रभु, आप तुम्हारी आती है। बहुत बढ़िया। पार्वती से कहा, बता देवताओं का दिया हुआ लड्डू मैं खाऊंगा। इसी समय उनके भाई स्वामी कार्तिक भी वहाँ आ गए। लड्डू देखकर कहा, माता जी ये लड्डू मैं खाऊंगा। पार्वती जी बड़े असमंजस में पड़ गए, किसे दूं किसे ना दूं। तुम दोनों सावधान होकर सुनो, गुनाह करके बताते हूँ। चुपचाप दोनों सकल और लंबोदर चुपचाप दोनों उनकी जगहों पर बैठ गए और पार्वती जी का नाम स्टार्ट किया कि देवताओं का दिया लड्डू सुनने से अमर हो सकता है। देवताओं का दिया हुआ लड्डू सुनने से पंडित बन सकता है। वेरी गुड। बने
मैं वर्ग 1 में मैं गणेश की पुत्री मोनी सुनाऊंगा। सुनाइए, गणेश ने श्री पार्वती जी से कहा, माँ देवताओं का क्या जोर से बोलिए। इसी समय उनके भाई स्वामी कार्तिक भी वहाँ। उन्होंने लड्डू देखकर कहा, माता जी बोली, मैं लड्डू को बताती हूँ, वो सावधान रहना। सुनो आजकल तो चंबो पार्वती जी ने कहा, सुनो क्या मैया लड्डू देखकर मैया मैं वर्ग 5 का छात्र हूँ। मैं कविता सुना रही हूँ। बोलो। Now is the time to study hard. Work will bring its own reward. So work. You must spill and you must read. Nothing but your lessons hard. Slow and study must succeed. So work. With a will the text begin. Pour the golden knowledge in and work. वेरी गुड, ताली बजाइए। बोलो। सुनाइए। भूल गया क्या इंसान धरती में मानव गए मन अपने देश में बहुत देश में बसे हुए एक संतान भूल गया क्या इंसान देश अलग हो वेश अलग हो मन अपने मानव से लेकिन अलग होता है भूल गया है क्या इंसान। छात्र हूँ। मैं एक कला सुनाने जा रहा हूँ। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है जान देंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है जान देंगे, ए वतन तेरे लिए तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए दिल दिया है जान देंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है जान देंगे। बाकी जो जाता काले चोर ले गए खाके पी के मोटे होके चोर बेटा है चोरों वाला डिब्बा खटका सीधा पहुंचा जेल उन चोरों को खूब खबर दी मोटे थानेदार मोड़ों को भी खूब मचाया जंगल की सरकार अच्छी नानी प्यारी नानी रुसा रुसी चोरों तो जल्दी से बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मेरा नाम नितिन कुमार है। मैं क्लास 7 का छात्र हूँ। मैं एक देशभक्ति गाना सुनाने जा रहा हूँ। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन शांति का उन्नति का प्यार का चमन इसके वास्ते निसारी है मेरा तन मेरा मन ए वतन जाने मन अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे कोना कोना अंग देश का सजाएंगे कुछ न होगा जिंदगी का होंगे सब मगन ए वतन जाने मन नीचे पे भी सोते भूख लगी खा लो बेटी
शांत रहिए सब कोई। सबको पता है कि शनिवार है, ठीक है। और सरकार के द्वारा निर्देश दिया गया है कि सुरक्षित शनिवार हर विद्यालय में मनाना है। इसके तहत इस दिन कोई कॉपी किताब लेके नहीं आएगा, सब लोग बिना बस्ता के आएंगे, ठीक है। और इसमें सुरक्षित शनिवार में सब लोगों को बताया जाएगा कि कैसे हम अपने आप को सुरक्षित रह सकते हैं। इसके अलावा आप लोग को अपने सुरक्षा के बारे में, कैसे हम सुरक्षित रहेंगे, इस सब के बारे में आप लोग को बताया जाता है। और इसके अलावा पढ़ाई के बारे में बताया जाता है कि कैसे आप लोग पढ़िए तो सफलता हासिल कर सकते हैं अच्छे से। इसके अलावा खेल कूद का भी रखा गया है इसमें कार्यक्रम कि शनिवार को बच्चों को खेल कूद भी कराना है। इससे उनका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है और पढ़ाई अच्छे से करना है। धन्यवाद। आप लोगों को जो है सर के द्वारा सुरक्षित शनिवार के बारे में बताया गया है। जो सुरक्षित शनिवार में क्या क्या करना चाहिए, तो इसमें जो है क्विज प्रतियोगिता भी किया जाता है, निबंध है, उसके बाद संगीत, कविता आप लोगों ने अभी किया। अब इसके पश्चात जो है आज सुरक्षित शनिवार को यहाँ समाप्त किया जाता है।